अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, गजा पीस पैक्ट साइन हो गया। पाकिस्तान के टूरिस्ट प्राइम मिनिस्टर जो कभी कभी पाकिस्तान वापस आ जाते हैं वरना घूमने फिरने में लगे रहते हैं, वो भी गजा के पीस पैक्ट साइन करने के लिए गए, जैसे उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। तो जिन हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया गया था उनमें मोदी जी भी शामिल थे, लेकिन मोदी जी ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मोदी जी को पता था कि ये भाई साहब चाहता है ट्रंप के उसके साथ एक इसकी मोदी जी की पिक्चर बन जाए और कहीं कोशिश करके वो शहबाज शरीफ को खड़ा करके फिर एक ड्रामा करे कि मैंने पीस दोनों मुल्कों के दरमियान करा दिया। तो मोदी जी तो गए नहीं, ना इनके पास इतना टाइम होता है। जो अपने देश के लिए काम करते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता ऐसी फजूल चीज़ों के लिए, कि ये पीस एग्रीमेंट की कोई हैसियत ही नहीं है। मतलब ये है कि अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी ने भी कहा है कि गजा पीस एग्रीमेंट विल ब्रिंग पीस फॉर द मोमेंट, यानी अभी के लिए सही है। तो मैं भी आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि आप फ़लस्तीनियों से और साउथ एशियन मुसलमान यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों के जहनों से आप इज़राइल से जो नफ़रत है वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये आपने 80 साल लगाए हैं इन लोगों के जहनों में ये नफ़रत डालने के लिए। जब से इज़राइल बनाए तब से यहाँ के मौलवियों ने मुसलसल इज़राइल से नफ़रत का बीज बोया है। तो मुश्किल है कि यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में जो गज़ा के नाम पे इस वक्त आग लगी हुई है टीएलपी ने, हज़ारों साल पुरानी किंगडम ऑफ जूडा, किंगडम ऑफ इज़राइल को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उस कुरान को नहीं मानते जिसमें बनी इसराइल कौम का बार बार जिक्र आया है। फ़लस्तीनियों को कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये एग्रीमेंट हुआ है। मैं यहाँ पे ये सोच रहा था जब मैं ये सेरेमनी देख रहा था इजिप्ट की, कि वो हॉल जिसमें ये सेरेमनी हो रही थी उसमें सारे ये मुसलमान लीडर बैठे हुए थे, जबकि आज से सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशन में जब इसराइल का यही प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू स्पीच करने आया तो ये वॉकआउट कर गए थे। तो अभी खुद चल के आए हैं। ये होती है पावर। आप लोगों की तो औकात नहीं है। क्या आप लोगों को एक इशारे पे बुलाया और आप चले आए उसी बिन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर और उस पीस एग्रीमेंट के लिए कि होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका का कहता है कि हमास हैज़ नाउ ऑफिशियली रिलीज द 20 लिविंग होस्टेजेस, द इजराइल पैलेस्टीनियन वार इज़ ओवर। फिर फॉर नाउ, अभी के लिए, क्योंकि दुनिया को पता है कि ये जंग नहीं रुक सकती। क्रेडिट अगेन डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली को दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अपनी स्पीच में कहा, अभी जो इसने स्पीच की, कि मेरे दामाद जेरेड कुश्नर ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया अब्राहम अकॉर्ड में। अभी अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कह दिया था कि करवाना है सो करवाएगा, और यह है कि मामलात मुसलमानों के कम से कम कंट्रोल में नहीं है। अजीज़ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सूचना देनी थी आपको वर्ल्ड वार के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं इस कुत्ते को जवाब देना चाहूँगा। ये मुजम्मिल अयूब ठाकुर जो है वो अयूब ठाकुर का बेटा है। अयूब ठाकुर आईएसआई का शुरू से एजेंट रहा था, और हम भी जिनीवा जाते थे तो हम देखते थे कि अयूब ठाकुर वहाँ पे आईएसआई का चूरन बेचने आता था। उसके बाद ज़ाहिर है फिर इसका बेटा आ गया है। इसने अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने जब इंग्लैंड से इंडिया का विज़िट किया तो उनको मशवरा दिया है कि भारत को वार क्राइम जो कर रहा है ना इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, उसका हिसाब मांगो। इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, भाई साहब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जाके देख लो कि क्या हाल है। ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। अगर वहाँ पे जो वार क्राइम्स हुए हैं ना, वो वार क्राइम्स पाकिस्तान आर्मी के हैं, जो उसने वहाँ पे टेररिज्म लगातार करता रहा है। और अभी भी आखिरी इसका पहलगाम जो था उस पर थूथनी तुम्हारी कभी खुलती नहीं है।
तुम कुत्ते को हड्डी जहाँ से मिलती है वहाँ जाता है, तो तुमको जहाँ से हड्डी मिल रही है तुम उनका चूरन बेच रहे हो। अभी कई महीनों से अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर पीओके में प्रोटेस्ट कर रही थी, उस पर तो तुम्हारा ये थूथनी बंद थी, उस पर तो तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोला। अभी कंपेयर कर लो सिविक फैसिलिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन फैसिलिटीज़ की, हेल्थ फैसिलिटीज़ की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, टूरिस्ट डेवलपमेंट की, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का और पीओके का। तो थोड़ी भी अगर तुम्हारे अंदर शर्म गैरत होती ना, तो तुम अपने मालिकों के बारे में सच बताते। अजीज दोस्तों, कहानी ये है कि मेजर जनरल गगनदीप बख्शी, जिनको आमतौर पे जनरल बख्शी कहते हैं, उन्होंने अभी कहा था कुछ दिनों पहले कि अमेरिका के 800 जनरल्स और एडमिरल्स को मेरीन कोप अमेरिका में बुलाया गया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने डिक्लेयर की थी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली पेंटागन के हेड यानी डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर का नाम चेंज करके सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी वॉर मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया था। इसका मतलब उसके जहन में कहीं कोई बहुत बड़ी वॉर खुलबुला रही है। ये जनरल बख्शी कहते हैं कि एक अनयूजुअल चीज़ है जो कि समझ नहीं आती कि ऐसा इतना बड़ा क्या कांड होने वाला है कि 800 यूएस जनरल्स और एडमिरल्स को बुलाया गया है। तो ये सब कहाँ करने जा रहे हैं जंग? यूरोप, ताइवान, वेनेजुएला। कह रहे हैं ये यूरोप तो कोई मसला है नहीं, ताइवान और वेनेजुएला इतना बड़ा इशू नहीं है। नेटो भी जंग के लिए उनको भी खारिश बहुत हो रही है। तो क्या होने जा रहा है, ये एक सस्पिशियस चीज़ है। इसी तरह मैंने भी पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं उसमें भी देखा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर जो आइस के नाम पे आइस ने जो वार शुरू की है माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़, वो अमेरिका की एक सिविल वॉर है। और पेंटागन के चीफ यानी वॉर सेक्रेटरी ने ये जो मीटिंग बुलाई थी उसमें स्पीच करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन नीड्स अर्जेंटली मोर ट्रूप्स, वेपन्स एंड म्यूनिशन। क्यों? ये पूरी दुनिया इस वक्त सोच रही है कि ऐसा क्या होने जा रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखें, एक चीज़ हम जो देख रहे हैं ना, वो रशिया यूक्रेन वार में बड़ी तब्दीली आ रही है। पहली तो ये कि हर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कभी स्वीडन, कभी फिनलैंड, कभी पोलैंड, कभी हंगरी ये कह देता है कि हमारे आसमान में रशियन ड्रोन आए थे, रशिया हमारे एयर स्पेस की वायोलेशन कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कि ड्रोन तो आजकल बच्चे बच्चे के पास होता है। तो आपने क्यों उड़ाया नहीं उन ड्रोन्स को? आप तो यूरोप हो भाई, नेटो हो, चप्पे चप्पे पे यूरोप में नेटो की फोर्सेस मौजूद हैं। आपने उन ड्रोन को उड़ाया क्यों नहीं ताकि प्रूफ रह जाए? लेकिन नहीं, ये डराया जा रहा है, मुसलसल यूरोप पे प्रेशर डाला जा रहा है कि रशिया से वार करो। अब सिचुएशन ये है कि पहले तो ये है कि ये जो रशिया को इकोनॉमिक झटका देने की काफ़ी अरसे से कोशिश हो रही है। पहले सैंक्शंस लगाई, रशिया की जो एसेट्स थी यूरोप में, अमेरिका में, उसको फ्रीज कर दिया। फिर कहने लगे कि अब ये रशिया के जो पैसे हमारे पास पड़े हैं वो हम यूक्रेन को दे देंगे। यूक्रेन को लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर भी देते रहे, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, और हथियार भी देते रहे। अब सुना है कि अमेरिका है ना, वो टोमाहॉक मिसाइल देने वाला है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए, जिसका जवाब रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये चीज़ अगर तुम लोगों ने कर ली ना तो भारी पड़ जाएगा तुम लोगों को। इसलिए कि ये आप देखें कि टोमाहॉक मिसाइल है ना, वो मॉस्को तक मार कर सकता है और वो न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकता है।
और ये रशिया की जो टेरिटरी है ना वो उसके निशाने पे आ सकती है। तो अगर रशिया के एनर्जी टारगेट्स को टारगेट करने के लिए टोमाहॉक मिसाइल अमेरिका यूक्रेन को दे देता है ना, तो फिर ये वर्ल्ड वार की निशानी होगी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि अगर आपने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल टोमाहॉक मिसाइल दिए तो समझ लो कि रशिया और अमेरिका मॉस्को वॉशिंगटन रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी और एक नई जंग का आगाज़ होगा, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। याद रहे कि चाइना से ऑलरेडी पंगा अमेरिका का चल रहा है, ऐसे में रशिया और फिर आप देख लें नॉर्थ कोरिया ने अभी अपना एक मिसाइल दिखाया है जिसने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। 20 ICBM मिसाइल, ये सबसे ख़तरनाक पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल है। ये 15,000 किलोमीटर को मार कर सकता है, यानी पूरा अमेरिका इसके निशाने पे, और मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड इसके अंदर है। अमेरिका उतने पंगे ले जितने वो बर्दाश्त कर सकता है। यूरोप को डरा के रखा है कि रशिया को यूक्रेन ने रोका है वरना रशिया आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। रशिया की कोई ऐसी वो नहीं है। हंगरी को प्रेशर डाल रहा है, इंडिया पे तो डाला प्रेशर कि रशिया का पेट्रोल नहीं खरीदो, चाइना पे डाला प्रेशर, वहाँ तो औकात चली नहीं। हंगरी तो इनका नेटो का, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। हंगरी के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम तो लैंडलॉक कंट्री हैं, हम तो बाय शिप भी किसी से पेट्रोल नहीं मंगवा सकते, हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रशिया से हम पेट्रोल खरीदेंगे, सो खरीदेंगे, हम रशिया को मना नहीं करेंगे। इसी तरह तैयब अरबगान, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की इस जो गंदा खेल है ना पूरी दुनिया में, उसमें इसके जो की एक्टर है ना, उसमें एक तैयब अरबगान है। एक तो आसिम मुनीर है पाकिस्तान का, एक तैयब अरबगान है, एक ये सीरिया का जो जोलानी है। तैयब अरबगान को इसने जब कहा तो तैयब अरबगान ने साफ कहा कि हम भी रशिया से खरीदारी बंद नहीं करेंगे, हम रशिया से गैस लेंगे, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। इसने जलील करने की बहुत कोशिश की। तैयब अरबगान जब न्यूयॉर्क आया था तो उसको सिक्योरिटी के नाम पे रोक के चेक भी किया गया। इसको बराबर में बिठा के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिग्ड इलेक्शन जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं ये तैयब अरबगान को अच्छी तरह पता है। भरपूर तरीके से बेइज्जत किया इसने तैयब अरबगान को, लेकिन जाहिर है गुलाम होते हैं वो गुलाम होते हैं। जैसे आसिम मुनीर है, जैसे तैयब अरबगान है। इस्लामी दुनिया के ये दो खलीफा हैं जो ठेकेदार बनते हैं इस्लाम के, लेकिन इस्लाम को जितना नुकसान इन दोनों ने पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया है, ये भी आपको मैं बता दूं। अगर कोई ट्रू मुस्लिम कंट्रीज मेरी नज़र में है ना तो वो है इंडोनेशिया, वो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, एक हद तक मलेशिया। ये प्योर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं लेकिन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। ये को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। इनके यहाँ माइनॉरिटीज़ को कोई मसला नहीं है, इनके यहाँ सब हंसी खुशी रहते हैं। यहाँ उनके यहाँ औरतों को कोई वो नहीं किया जाता, क्योंकि इस्लाम के नाम पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ना वो औरतों का होता है। वो पाकिस्तान में होता है, वो अफ़गानिस्तान में होता है, वो ईरान में होता है, लेकिन जो ट्रू मॉडल कंट्रीज़ हैं उनमें औरतों की इज्जत रखी जाती है, उनको वो नहीं किया जाता। अमेरिका का क्या है? अमेरिका तो टेररिस्ट पालता है, टेररिस्ट बनाता है, जब तक उनके काम के रहते हैं तब तक उनके साथ चलता है, लेकिन जब काम के नहीं रहते तो सद्दाम हुसैन टेररिस्ट बन जाता है, उसामा बिन लादेन टेररिस्ट बन जाता है, मुल्ला उमर टेररिस्ट बन जाता है। जब बोझ बन जाए कोई इनका गुलाम तो ज़ियाउल हक की तरह अपने एम्बेसडर के साथ उसको हवाई जहाज में उड़ा देते हैं। और जब आगे बढ़ के जूते चाटने के लिए कोई तैयार हो डोनाल्ड ट्रंप के, तो जोलानी जैसा वांटेड टेररिस्ट वो आपके सूट बूट पहन के बार्बर से उसकी दाढ़ी वाड़ी मुंडवा के सब कुछ करके
उसको दुनिया के सामने पेश किया जाता है, वो दुनिया का एक अजीम आदमी बन जाता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बनने के बाद उसने हजारों यजीदियों को, क्रिश्चियनों को मारा, कोई पूछने वाला नहीं। उसको यूनाइटेड नेशंस के डायस पे खड़ा करके उससे स्पीचेस कराई जाती हैं। और अभी इसने इलेक्शन का ऐलान किया है। 70 पार्लियामेंट हैं इसकी, 70 सीटें पार्लियामेंट की जो है ना 140 में से, यानी आधी, टोटल 140 सीटें हैं जिसमें से आधी 70 जोलानी खुद अपॉइंट करेगा, इलेक्ट नहीं होंगे। इलेक्ट तो एक भी नहीं होगा, 140 में से कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। 70 जोलानी खुद अपॉइंट करेगा और बाकी जो हैं 210 सीटें हैं पार्लियामेंट की, जिसमें 70 डायरेक्ट ये अपॉइंट करेगा और बाकी 140 जो सीटें हैं ना, वो एक कमेटी है जो डिसाइड करेगी कि 140 कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन कोई नहीं होगा। अमेरिका को ये डेमोक्रेसी सूट करती है। वेनेजुएला की डेमोक्रेसी अमेरिका को सूट नहीं करती, क्योंकि वेनेजुएला में एक ऐसा प्रेसिडेंट आके बैठ गया है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व पे बैठा है, लेकिन अमेरिका का डिक्टेशन नहीं मानता। इतना सा क्यूबा जो था, आज 60-70 साल हो गए क्यूबा पे एम्बार्गो है, क्योंकि वो अमेरिका का डिक्टेशन नहीं मानता। फिडेल कास्ट्रो के ऊपर जितने मर्डर अटेम्प्ट हुए ना, इतने दुनिया के किसी लीडर पे नहीं हुए। तो अमेरिका को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी सूट करती है, सीरिया की जिसमें 210 के 210 मेंबर डायरेक्ट अपॉइंट किए जाएंगे, वो सूट करती है। ईरान भले ही कितना इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हो, मुझे उससे 50 इख्तलाफ हैं और मैं उसको कंडेम करता रहूँगा, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ इलेक्शन होते हैं, औरतों के ऊपर जुल्म होता है, लेकिन औरतें वोट भी डाल सकती हैं। वो अमेरिका को डेमोक्रेसी नहीं पसंद। डेमोक्रेसी पसंद है जहाँ पे आसिम मुनीर जैसा कुत्ते का बच्चा बैठ के सारे फैसले करता हो, या ये जोलानी जैसा हो, या जैसे अरब खान जैसा हो जिसको बराबर में बैठ के कह रहा है कि तुम तो इलेक्शन रिग करते रहे हो। ये सब डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, ये सब अमेरिका के इंटरेस्ट में आते हैं। तो अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन आपके सामने रखी कि कोई बहुत ही गंदा खेल खेलने जा रहा है, और अब तो इसको नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला, तो अब तो इसको अपना खेल खेलना है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।